Hello students, welcome to Learning Magics. Myself Tanmay Singh Solanki and today I am going to start the chapter 4 Geography Agriculture of part 1, that is CBSE NCERT class 10 Geography Agriculture part 1. Okay, so let us start the chapter. Importance of agriculture in India. So agriculture का इंडिया में क्या importance है? Okay, so let us see some data over here. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities, यानी 2/3 population जो है हमारे इंडिया का वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि 66% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन्स. Okay, that's why the agriculture is important in India. It produces raw materials for our various industries like cotton textile, sugar industry. ये बहुत सारे अदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल हो गए, शुगर इंडस्ट्री हो गए, इवन और भी ले सकते हैं जूट इंडस्ट्री हो गए. ठीक है, ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं इनको सप्लाई कौन करता है? एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक tea, coffee, spices are exported and earn foreign exchange. यानी बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिनको बेचकर या जिनको एक्सपोर्ट करके हम दूसरे कंट्री में बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं. ओके, सो आइए नजर डालते हैं काइंड ऑफ फार्मिंग पर. देयर आर हाउ मेनी काइंड ऑफ द फार्मिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर दैट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. This type of farming is practiced in few pockets of India on small patches of land using primitive tools and family community labor. इस तरीके का जो फार्मिंग होता है ये मतलब कुछ ही इलाकों में प्रैक्टिस की जाती है जो काफ़ी इंटीरियर इलाके हैं. नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आप ले सकते हैं वहाँ पे. ठीक है, जहाँ पर वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पैचेस, छोटे इलाकों में खेती करते हैं और प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी वही पुराने टूल्स, औजारों का इस्तेमाल करते हैं खेती करने के लिए. इसमें जनरली कम्युनिटी लेबर इन्वॉल्व होते हैं या फिर परिवार के सदस्य इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होते हैं. फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स and other food crops to sustain their families. वो क्या करते हैं, वहाँ पर अपना गुजारा करने के लिए ही केवल मात्र खेती करते हैं, जिससे वो वहाँ के क्या करते हैं कि सीरियल्स की खेती करते हैं, फूड क्रॉप्स की खेती करते हैं ताकि उसका परिवार सस्टेन कर सके. ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन. फिर जब उस सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है तो किसान वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, फार्मर्स वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, फिर एक नए फ्रेश पैच की तलाश में रहते हैं. ठीक है, जहाँ पर वो क्या कर सके, अपना कल्टीवेशन कर सके. ठीक है, दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस. और इस तरीके के शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या होता है कि इसके पहले के जो पैचेस थे, लैंड पैचेस थे, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली रिप्लेनिश हो जाता है. ठीक है, ये एक प्रिमिटिव ट्रेंड है. लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न इनपुट. इसमें क्या होता है कि इस तरीके के लैंड में खेती करने का कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती है. रीज़न ये है कि एक तो ये मॉडर्न टूल नहीं है, दूसरी बात यह है कि फर्टिलाइजर्स का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है. सेकेंड टाइप में आ जाता है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये क्या है? इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. वे वैसे जगह में प्रैक्टिस किए जाते हैं इस प्रकार की जो खेती होती है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग उन इलाकों में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन है और जहाँ पर फूड डिमांड काफ़ी ज़्यादा है. इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको लेबर की आवश्यकता होती है. यील्ड पर हेक्टेयर इज हाई बिकॉज हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड. यहाँ पर हेक्टर जो यील्ड होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है क्योंकि इसमें बायोकेमिकल्स और इरिगेशन हाई डोज में ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है,
दैट्स वाई क्या होता है कि इसका प्रोड्यूस भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इज स्मॉल एंड अनइकोनॉमिकल। लैंड होल्डिंग जो होता है काफ़ी छोटा होता है, लेकिन ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता, काफ़ी किफ़ायती नहीं होता है, काफ़ी कीमती होता है, ठीक है। एंड फार्मर्स टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड बाय रेजिंग 2-3 क्रॉप्स इन अ ईयर फ्रॉम द सेम लैंड। इसमें फार्मर्स क्या करते हैं कि एक ही लैंड से साल में 2-3 बार खेती करके वहाँ से अपना यील्डिंग निकालते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, ताकि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। मल्टीपल क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस। जनरली हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस की जाती है ऐसे लैंड में, ठीक है। उसके बाद की खेती आ जाती है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। 3 नंबर पे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। अब ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है क्या? इन दिस क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। इस तरीके की खेती में क्या होता है, क्रॉप्स को उगाने का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि कॉमर्शियल पर्पस, यानी व्यापार के लिए केवल मात्र उनको उगाए जाते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज पीसेस ऑफ लैंड ऑन साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल लाइन्स यूजिंग मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। इसे एक मतलब बड़े से भूमि के टुकड़े में से प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पर साइंटिफिक और कॉमर्शियल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इससे ज़्यादा प्रोड्यूस निकल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न किया जा सके। देयर इज़ हायर यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल इनपुट्स। एग्जाम्पली जैसे कि आप देख सकते हैं HYV सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन एक्सेट्रा। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेराइज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब किस तरीके से वो अपने खेती को कमर्शियलाइज करते हैं ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस, ये डिपेंड करता है कि कहाँ कितना स्कोप है अपने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन करने में, ठीक है। राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब वाइल इन ओडिशा इट इज सब्सिस्टेंस क्रॉप। आपको पता होगा कि राइस जो है पंजाब में एक कमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि इसकी कॉमर्शियली बिक्री होती है और उससे बड़ा फायदा मुनाफा कमाया जाता है। वाइल इन ओडिशा इट इज सब्सिस्टेंस। ओडिशा में ये केवल मात्र गुजारा करने के लिए ही इसकी खेती की जाती, ताकि इसे खा पी कर लोग अपना गुजर बसर कर सके पूरे साल, ठीक है। एग्जाम्पली ग्रासेस प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ये क्या है, ये कॉमर्शियल क्रॉपिंग है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ये क्या करता है कि जैसे कि टी क्रॉपिंग हो गया, ठीक है, ये जनरली किया जाता है एक्सपोर्ट करके बेनिफिट कमाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस गो थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर? अ सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक बड़े से हिस्से में, एक बड़े से क्षेत्र में क्या किया जाता है कि एक ही तरीके के क्रॉप को उगाया जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। प्लांटेशन इज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्टेट यूजिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, ठीक है। लॉट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स वर्क ऑन दीज स्टेट्स। और इस तरीके बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, वो इन स्टेट्स में काम करते हैं, ठीक है। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो प्लांटेशन क्या है, एक इंटरफेस है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच का एक इंटरफेस है ना, एक कड़ी है जो एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को जोड़ने का काम करती है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में व्यवहार किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उनको यूटिलाइज किया जाता है। द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट। यहाँ जो प्रोडक्शन किया जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, इनका मेन एस्पेक्ट होता है कि वो कमर्शियल है, वो मार्केट के लिए ही वो एग्रीकल्चर करते हैं। सो दैट्स फॉर द कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज झूमिंग कल्टीवेशन। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। यानी जो झूमिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसकी बात इसके पहले हम कर रहे थे सबसे पहले, ठीक है। ये स्लैश एंड बर्न मतलब आप क्या करते हैं, वहाँ जलाते हैं, जलाने के बाद उस इलाके को खेती लायक बनाते हैं, फिर जब वहाँ की फर्टिलिटी कम हो जाती है फिर दूसरे जगह में जाके सेम प्रोसीड्यूर आप करते हैं, ठीक है। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका एंड कॉन्यूको इन वेनेजुएला, ओके। देन रोका इन ब्राज़ील
Masol in Central Africa, Ladang in Indonesia, Ray in Vietnam. In India, this primitive form of cultivation is called Bewar or Dahiya. In Madhya Pradesh, Podu or Penda. In Andhra Pradesh, okay, Pamadabi or Koman or Bringa in Odisha, Kumari in Western Ghats, Balre or Waltre in southern Rajasthan, Khil in Himalayan belt, Kuruwa in Jharkhand and Jhuming in the northeastern region. ओके, सो ये डिफरेंट नाम्स हो गए आपके, एक ही कल्टीवेशन है जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। बट क्योंकि हमारे यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की एक बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, आपके बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही क्या है कि इतने सारे नाम हैं। तो डाइवर्सिटी इन पीपल, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी है वैसे डाइवर्सिटी इन पीपल भी है, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये क्या एक स्लैश एंड बर्न टेक्निक है, ठीक है, जिसको प्रिमिटिव लोग इस्तेमाल करते थे, आज भी लोग करते हैं उन सुदूर इलाकों में, रूरल इलाकों में, ठीक है। रबी, खरीफ, जायद आर द 3 क्रॉपिंग सीजन। हमारे इंडिया में प्रोबेबली ये 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, रबी, खरीफ, जायद। ओके, सो लेट्स सी दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, रबी क्रॉप्स, इनको विंटर क्रॉप्स भी कह सकते हैं। विंटर क्रॉप्स सोन इन विंटर, October to December, okay, harvested in summer, probably April to June. Important crops are wheat, barley, mustard, peas, gram, etc. ठीक है, ये winter crops के examples हो गए। Then we can see खरीफ crops of the rainy season, जिसको सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे इंडिया में उगाया जाता है, ठीक है। सोन, onset of monsoon, जून जुलाई जब मानसून आता है उस समय इसे बोया जाता है। हार्वेस्टेड सितंबर अक्टूबर के आसपास इसे क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, इसकी कटाई की जाती है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इसमें से क्या आ गए, खरीफ क्रॉप्स में से राइस, मेज, मिलेट, ज्वार, बाजरा, तुर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, ये सारे जो हैं ये खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जायद सीजन। ये जायद सीजन क्या है, इट इज शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन ड्यूरिंग समर मंथ, मेनली बिटवीन मार्च अप्रैल एंड जून जुलाई, इनको जायद सीजन कहा जाता है। मेन क्रॉप्स जैसे हो गए वाटरमेलन, मस्क मेलन और कुकुम्बर। ओके, ये खरीफ और विंटर क्रॉप्स के बीच में बोया जाता है, उगाया जाता है, ठीक है, जो जायद सीजन के क्रॉप होते हैं। तो इस पर हम कुछ इस तरीके से ब्रीफ डिस्कशन कर सकते हैं। सो लेट अस सी दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोइंग सीजन फॉर द रबी क्रॉप्स। Sowing season for the Rabi crop is winter from October to December. Okay, for the Kharif crop, it is beginning of the rainy season between April and May. For Jayad, in between the Rabi and the Kharif season actually. So there is a short season during the summer months known as the Jayad season in the month of March to July. That is known as the Jayad season. Harvested season summer from April to June. Okay, in Rabi crops. Kharif crops harvested during the September and October. Okay, so generally we told about the Jayad crop. Okay, that will be March to July. Okay, means its duration of the growing is March to July only. So important crops under Rabi crops, the wheat, barley, peas, gram and mustard. These are the kind of Rabi crops. Next one, Kharif crops. Paddy, dhan, maize, makka, jowar, bajra, tur, moong, urad, cotton, jute, groundnut, soybean. These all are the example of the Kharif crop. Okay, watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and the fodder crops, these all are the important crops of the Jayad season. Okay, I hope so you understood these points. Okay, next, rice. Rice is the most important food crop, Kharif crop. Okay, simply food crops, and the Kharif crops are the food crops in India. Okay, India holds second position in the rice production after China. So India is the second, okay, after China. So this position of India is what? It is worldwide in second ranking. Okay, next you see geographical condition for the rice.
high temperature of 25 degree Celsius is required for the rice paddy cultivation and above, and high humidity with annual rainfall of 100 centimeters is required. For major regions of rice cultivations are 4 regions. Okay, 4 regions are there. First of all, plains of north, that is the India, plains of north eastern India, okay, North India, northeastern India, coastal area, deltaic regions. That irrigated rice is produced in Punjab, Haryana, Western UP and Rajasthan. Okay, so these were the geographical condition and the geographical area where it generally be cultivated. Okay, wheat is the second most important cereal crop of India. It is the main food crop. Yeah, obviously it is the main food crop, one of the main food crop. Now, geographical condition. What geographical conditions are required for the wheat cultivation? So that cool and the moist growing season, bright sunshine at the time of ripening, rainfall that is 50 to 75 centimeter evenly distributed over the growing season, and loamy soil is required. These are the geographical condition for the cultivation of wheat. Now the wheat growing zones, let us see which zones are wheat growing zones. The Ganga Satluj plain in the northwest, okay, wheat growing zone. Black soil region of the Deccan, wheat producing states like Punjab, Haryana, UP and Bihar, Rajasthan and Madhya Pradesh. So these are the places where the wheat producing happen. Okay, so these are such states. Let us see jowar. Okay, what is the jowar? Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. Kharif crop, rain-fed crop grown in moist area. So this is a kind of the kharif crop. It is also rain-fed crop only. It generally grow in the moist areas. Okay. So major producing states of jowar, that is Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. Well, let's see, the next one is the millets. Okay, millets are called coarse grains. They have high nutritional value. So millets have high nutritional value, important part of the diet for poor people. It is millets are the important part for the poor people. So examples, ragi is one of the millet. Leading producer is Karnataka, followed by Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttaranchal, Sikkim are other important regions. So where cultivation of the ragi happen. Okay, jowar, Maharashtra is the leading producer followed by Karnataka. Means leading producer is the Maharashtra. After that Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh is there. In case of the bajra, it grows well on sandy soil and shallow black soils. Okay, Rajasthan is the largest producer followed by UP, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana. राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरे की खेती होती है, उसके बाद यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में. ओके, देन यू ऑब्जर्व मेज. मेज जियोग्राफिकल कंडीशंस. मेज के लिए जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है? ये एक तरीके का खरीफ क्रॉप्स है. टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट होता है? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस. रिक्वायर मॉडरेट रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 centimeters should be there. 50 to 100 centimeter at least, and it grows well in the old alluvial soil. जो old alluvial soil होते हैं, आपको पता होगा alluvial soil चैप्टर 1 में बताए थे. ठीक है, जो old alluvial soil होता है जिसे जो फ्लड प्लेन्स में पाए जाते हैं, ठीक है, वो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन, मेज इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूडर. एक ऐसा क्रॉप है जिसे एज ए फूड और एज ए फूडर दोनों इस्तेमाल किया जाता है. फूडर यानी जो हम एनिमल्स को खिलाते हैं. ठीक है. इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो. रबी सीजन में भी मेज को ग्रो किया जाता बिहार में. मेज प्रोडक्शन इन इंडिया हैज इंक्रीज ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड्स. ठीक है, हमारे इंडिया में मेज प्रोडक्शन काफ़ी डेवलप होने की वजह है HYV सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. ओके, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होना एंड यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल होना. ओके, ये कुछ इस तरीके के इनपुट्स हैं. ठीक है, जिससे कि एक अच्छे क्वालिटी का मेज प्रोडक्शन होता ही होता है. ठीक है.
इसलिए इनका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। नेक्स्ट वन वी कैन सी शुगर केन। ओके, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया ही है। जियोग्राफिकल कंडीशन क्या चाहिए शुगर केन के लिए? इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। टेम्परेचर इनका होगा 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, इतना रेंज होना चाहिए। इरीगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ लो रेनफॉल होता है, पानी की कमी है, वहाँ इरीगेशन की बिल्कुल ज़रूरत है। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल। इनको अलग अलग वेराइटी के सॉइल में इनको आसानी से उगाया जा सकता है। इनको शुगर केन को इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। इसको बोने से लेकर हार्वेस्टिंग तक क्या लगता है कि मैनुअल लेबर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। 6 मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग शुगर केन। 6 बड़े बड़े ऐसे स्टेट जो शुगर केन को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, जहाँ पर क्या होता है कि शुगर केन प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। सो शुगर केन इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जगेरी, खांडसारी एंड द मोलासेस। सो शुगर केन जो है मेन सोर्स है किसका? गुड़ का, शुगर का, खांडसारी का, मोलासेस का। ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर दैट। सो ऑयल सीड्स समझते हैं। दीज आर ऑयल सीड्स फ्रॉम वेयर द ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। इंडिया इज द largest producer of oil seed in world. 12% of the total cropped area is under oil seed production. Okay, 12% of the total cropped area, इंडिया के जो 12% जो एरिया है वो उसमें ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए कल्टीवेशन किया जाता है। 6 मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ऐसे 6 मेजर जो ऑयल सीड जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते वो हैं ग्राउंड नट ऑयल, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, ओके, सिसेमम जिसको तिल कहते हैं हम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, लिन सीड्स, सनफ्लावर एंड कॉटन सीड। ओके, वेल, सो 6 मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर दीज। ओके, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, ओके, that is the sesame and the soybean, castor seeds, linseed, sunflower and the cotton seed. So most of these oil seed are edible and are used as कुकिंग मीडियम्स। ठीक है। मैक्सिमम जो इनमें से हमने देखा जो ऑयल्स हैं वो एडिबल हैं, उनको खाया जा सकता है। ठीक है, फूड में बड़े प्रोसेस के साथ कुकिंग मीडियम जो इनका इस्तेमाल किया जाता है। सम आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप। इनमें से कुछ का इस्तेमाल किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल सोप प्रोडक्शन में, कॉस्मेटिक एंड ऑइनमेंट्स। ओके, कॉस्मेटिक, सोप प्रोडक्शन और ऑइनमेंट्स बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है इन ऑयल्स का। सो लेट अस सी नेक्स्ट वन इज द टी यानी चाय। आप भली बात ही समझते होंगे। तो जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द टी, इट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बहुत अच्छे तरीके से उगता है। इट रिक्वायर्स डीप, फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। इनको डीप, फर्टाइल और अच्छे तरीके से ड्रेन होने वाले सॉइल की ज़रूरत होती है जिसमें ह्यूमस का अमाउंट ज़्यादा हो, ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट ज़्यादा हो। ठीक है। तो इट रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट अराउंड द ईयर। इनको पूरे साल भर क्या चाहिए? मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है। सो फ्रीक्वेंट showers evenly distributed through the year ensure continuous growth of the tender leaves, so that frequent shower whenever they are taken the frequently, that is the rain I am talking about. Okay, जब ये होता है तो क्या होता है कि ग्रो होने में जो टेंडर लीव्स ग्रो करते हैं उनको ग्रो करने की एक एनर्जी मिल जाती है। ठीक है। तो इसीलिए वो फ्रीक्वेंट शावर काफ़ी हेल्पफुल है इनके ग्रोथ के लिए। सो टी इज़ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। टी एक क्या तरीके का इंडस्ट्री है? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जहाँ लेबर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इट रिक्वायर्स एबंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में
क्या चाहिए होता है, एक एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, ठीक है, टी कल्टीवेशन में। कॉफी, we can see most important beverages crop of South India is which one? Coffee. So India produces 4% of the world's coffee production. Major states are Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, mainly in Nilgiri Hills. Okay, these are the place where that coffee cultivation or coffee production is done. Okay, so India produces how much? 4% of the world's coffee production. Okay. So next one you see the cotton. Cotton is what? Cotton is mainly produced in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. Okay, well, so cotton is mainly produced where? In Maharashtra, in Gujarat, in Madhya Pradesh. Cotton is the fiber crop which is mainly grown in the black soil of the Deccan Plateau region. So that's why that soil is also known as the that cotton soil. Okay, that soil, this black soil is also known as what? The cotton soil. Okay, next one, position, where you will get such the cotton in India's third largest producer of cotton in the world. Means India is what? Third largest producer of the cotton in the world. So geographical condition, what are the conditions required to it? Okay, so let's see. High temperature. Well, what is required? It's required the high temperature. You can see that cotton seed, that high temperature, that is the light rainfall or irrigation is required. Okay, 210 frost free days, bright sunshine is required. Okay, black cotton soil, so it can grow in the black cotton soil. Talking about the cotton, so kharif crops and require 6-8 months to mature. Okay, so what it is talking about, kharif crops and require 6-8 months to mature. Okay, so that 6 to 8 months it's required to get mature, the cotton to get mature. Okay, so that's quite challenging thing over here. Okay, so let's see, after cotton we can see the major cotton producing states. तो वैसे स्टेट जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. दीज आर द एग्जाम्पल्स अंडर दिस की कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं. ठीक है, उसके बाद देखो जूट, उसके बाद आप देखो जूट. सो व्हाट इज जूट? मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल. जूट एक तरीके का फाइबर है, ओके, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, विच यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स एंड ऑल. ठीक है, मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड known as the golden fiber. Obviously it is known as golden fiber. Jute is mainly grown in West Bengal, especially in the Hooghly basin, because there are geographical condition favorable its growth. Means, for example, why Hooghly? Because there humidity is more, which is required. Okay, humidity is more, which is required in this case. Okay, so these things are there, and where in Hooghly we are talking about the water resource is there, so nearer water resource is there, humidity is there, so what they required? Okay, nothing required. So that jute is mainly grown in the West Bengal, especially in the Hooghly basin, because there the geographical condition favor its growth. Okay, so let us see what are the geographical condition required for the jute cultivation. High temperature required during the time of growth. Okay, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के टाइम पे क्या चाहिए होता है इन जूट के जो फील्ड होते हैं, क्रॉप्स होते हैं उनको, ठीक है, एक लंबा समय चाहिए होता है. हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के समय उन्हें एक हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. सो नेक्स्ट वन, जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल. आपको पता होना चाहिए जूट जो है बहुत अच्छे तरीके से वो ग्रो करता है कहाँ? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में. वैसे फर्टाइल सॉइल में जहाँ पानी ठहरे नहीं, पानी आसानी से निकल जाए. इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर. ओके, सो jute products are gunny bags. By jute what things can be prepared, can be made? Okay, that is ropes, gunny bags, mats, carpets. Okay, there is yams and other ornamental artifacts. So many things can be created by using the jute.
Okay, so that is given here. Next one we can see rubber. Okay, so rubber is what? Rubber is produced in Kerala, okay, Tamil Nadu and Karnataka, Andaman and Nicobar Island and the Garo Hills of the Meghalaya. Okay, well कहाँ ये रबर का जो प्रोडक्शन होता है यानी एग्रीकल्चर होता है कहाँ होता है? इट हैपन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय. Okay, so conditions means that geographical conditions, you can say that it required hot and humid climate. It required the hot and the humid climate. Rainfall should be 200 centimeters. Okay, temperature should be above 25 degrees Celsius. Maximum rubber is consumed in manufacture of the auto tire and tubes and cycle tires and tubes. So simply maximum rubber used means that will be used in what? In the automobile tires. Okay, the tire of the bikes, cars, etc. there it will be used. Okay, and tubes and cycle tires and tubes, it is talking about, then it is cycle tires can be prepared by this, tube can be prepared by this, the auto tire can be prepared by this. So lot of applicability it has. Okay, so students, I hope so that you understood the chapter till where we discussed today. Okay, so that this was the part 1 of the chapter agriculture. Okay, for the part 2 you just keep watching Learning Magics. Okay, if you didn't subscribe the channel, kindly subscribe it. Myself Tanmay Singh Solanki, I always will be there for you. Thank you very much.